अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी तक लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, ये रूट की एपिडर्मिस है और इसी एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से रूट हेयर फॉर्म हुआ है। रूट हेयर इज बेसिकली एपिडर्मल सेल ओनली, राइट? सो ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे हमने देखा था ये पूरा पार्ट, दिस इज द कॉर्टेक्स, और जो पैरेन्काइमा सेल्स का बना है लूजली अरेंज्ड है, एंड दिस इज द एंडोडर्मिस लेयर। और ये जो एंडोडर्मिस लेयर है इसमें कंपैक्टली पैक्ड सेल हैं एंड दे हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो सुबेरिन की बनी है, विच इज वाटर इम्परमिएबल, इसके थ्रू वाटर नहीं पास। बट एंडोडर्मिस में वो सेल्स जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट है उन्हें हमने पैसेज सेल कहा था। और फिर पेरिसाइकिल आएगी और फिर फाइनली जाइलम वेसल है। सपोज ये एक जाइलम वेसल है या ट्रैकीड है, जो भी। हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल से वाटर अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल कह लीजिए, या फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी कह लीजिए, या फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, वाटर विल मूव इनसाइड दीज रूट हेयर। और फिर आइदर थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे यानी सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू वाटर मूव करेगा लाइक दिस, और थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट मीन्स थ्रू द प्रोटोप्लाज्म, थ्रू द साइटोप्लाज्म, उसका पार्ट बन के लाइक दिस इट विल मूव टिल एंडोडर्मिस। पर एंडोडर्मिस को जब क्रॉस करना है तो सेल का पार्ट बनना ही पड़ेगा, यानी अप टिल एंडोडर्मिस द पाथवे ऑफ वाटर कुड बी थ्रू एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, बट through the endodermis it is only symplastic pathway possible। तो ये क्योंकि यहां पर इसे एपोप्लास्टिक पाथवे को सिम्प्लास्टिक पाथवे में मर्ज होना ही पड़ेगा। यहां तक की स्टोरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है कि कैसे वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल रीच टिल जाइलम वेसल। नाउ यहाँ पर पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? रूट हेयर। बट कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं है, क्या है अभी देखते हैं, जो रूट्स की हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल में। आइए पढ़ते हैं उसे। सो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइकोराइजा। Now what is this mycorrhiza? कई रूट्स के साथ क्या होता है, किसी प्लांट की यंग रूट है उसके साथ फंगस एसोसिएट हो जाती है, फंजाई। और ये जो फंजाई होते हैं इनमें हमें पता है हाइफी होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं। ये उस रूट के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेंगे, एक जाल बना लेंगे। अब आप इमेजिन करो ये रूट थी लेकिन ये ऐसे फंगस अटैच हो गया, पूरा हाइफी। तो अभी तक तो सिर्फ इतना सरफेस एरिया था टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, लेकिन अब इतना सारा सरफेस एरिया हो गया तो ये जो फंगस है इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। दिस फंगस विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट ऑन टू द रूट। क्योंकि ये एक तरफ सॉइल में एक्सटेंसिव नेटवर्क बना रहे हैं रूट्स के चारों तरफ, और एक तरफ ये रूट सेल के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्लोज एसोसिएशन है यंग रूट्स ऑफ द प्लांट एंड फंगस के बीच में। तो फंजाई ने हेल्प करी। कैसा दोस्त है फंजाई? दोस्त है या दुश्मन है? बताइए। फंजाई दोस्त है, क्योंकि उसने प्लांट की रूट को वाटर एंड मिनरल्स बहुत सारी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करके दे दिए फ्रॉम द रूट्स। अब बदले में प्लांट क्या करेगा? प्लांट दोस्ती निभाएगा, दुश्मनी निभाएगा, या न्यूट्रल रहेगा? बोला तुम देते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्लांट बहुत अच्छा दोस्त है। प्लांट बोलेगा तूने मुझे वाटर एंड मिनरल्स दिए हैं, मैं तुम्हें शुगर दूंगा, खाना प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं तुम्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फंगस ने, ध्यान से दीजिएगा, फंगस ने प्लांट को दिया वाटर एंड मिनरल्स रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करके,
बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और रूट्स ने फंगस को शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे दिए। तो इस तरह से ये दोनों आपस में हंसते खेलते दोस्तों की तरह रहते हैं, जय और वीरू की तरह रहते हैं, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में मैंने आपको 3 तरह के मेहमान पढ़ाए थे। तब मैंने आपसे कहा था ऐसे मेहमान जो हमारे घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमसे सर्विसेज लेते हैं और बदले में हमारी हेल्प करके जाते हैं, कुछ पैसे देके जाते हैं, हाथ में कोई गिफ्ट देके जाते हैं, यानी दोनों तरफा दोस्ती होती है। अच्छे वाले मेहमान, सुपीरियर क्वालिटी, उन्हें हमने क्या नाम दिया था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो व्हाट इज माइकोराइजा? ये एक दोस्ती है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्लांट की रूट्स एंड फंगस के बीच में। सो माइकोराइजा इज अ symbiotic association between, very important, fungus and young roots of plant, right? प्लांट की रूट और फंगस के बीच में एक दोस्ती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें क्या हो रहा है आइए लिखते हैं। इन दिस हाइफी और फिलामेंट्स ऑफ फंजाई फॉर्म, एक जाल बना लेंगे, एक्सटेंसिव नेटवर्क। किसके अराउंड बनाएंगे जाल बताइए? अराउंड रूट्स ऑफ प्लांट, अराउंड रूट्स। और एक तरफ तो जाल बना रहे हैं पूरा सॉइल में, रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ रूट सेल में पेनिट्रेट कर रहे हैं एंड पेनिट्रेट रूट सेल्स, रूट सेल्स। तो क्या होगा आइए देखते हैं इसके आगे कहानी। सो फंगस, फंजाई इंक्रीजेस, इस तरह से ये जाल बनाकर इंक्रीजेस सरफेस फॉर absorption of water and minerals, right? ये पूछते हैं क्या कर दिया? सरफेस बढ़ा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो यहां पर रिलेशनशिप में कौन किसको क्या दे रहा है? फंजाई प्रोवाइड्स, बताइए क्या प्रोवाइड कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहां से बताइए? फ्रॉम रूट्स नहीं, फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ प्लांट, रूट्स ऑफ प्लांट। ये तो फंजाई ने प्रोवाइड, और प्लांट बदले में दोस्ती कैसे निभाएगा? इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड, बताइए क्या? खाना, शुगर, डायरेक्ट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। किसको प्रोवाइड कर रहा है प्लांट? बताइए अपने दोस्त को। कौन है इसका दोस्त? टू फंजाई, राइट? सो प्लांट प्रोवाइड्स शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, इतनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो, जिनकी जो सीड्स हैं, अगर इस तरह का रिलेशनशिप ना हो, अगर फंगस एसोसिएटेड ना हो, अगर ये दोस्त उन्हें ना मिले, तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, या जर्मिनेट भी गए तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। फंगस का एसोसिएशन उनके लिए कंपलसरी है, यानी ऑब्लिगेटरी माइकोराइजल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, चाहिए ही चाहिए उनको ये एसोसिएशन। कुछ पेड़ है वहां पर अगर फंगस है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ज्यादा वाटर मिनरल आ रहा है, अपन बदले में शुगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स दे देंगे, नहीं भी है तो काम चलेगा, पेड़ अपने आप भी उसके रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। बट जो होते हैं जैसे कि पाइनस की सीड्स, उनके साथ अगर ये फंगस एसोसिएट नहीं हुआ तो वो तो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगी। तो अब हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीड्स ऑफ पाइनस कैनॉट जर्मिनेट, कर ही नहीं सकती हैं, कैनॉट जर्मिनेट विदाउट
माइकोराइजल रिलेशन, यानी बिना फंगस एसोसिएशन के दे जर्मिनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर ही नहीं सकती। इसे हम कहेंगे कि ये कैसी रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी। सो सम शो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप विथ फंगस। अगर फंगस नहीं एसोसिएटेड है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देती हूं ऑब्लिगेटरी, दोबारा से ऑब्लिगेटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकोराइजा। तो अब हमने समझ लिया कि कैसे या तो नॉर्मली रूट हेयर्स या कुछ प्लांट्स में फंगस मिलकर वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू वो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम वेसल तक पहुंच रहे हैं। यहां तक की कहानी हम समझ गए हैं। अब ये जो जाइलम की वेसल है, इसे इस पानी को, मिनरल्स को ऊपर पहुंचाना है। ऊपर मतलब स्टेम में, लीव्स में। और हमें पता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट हर चीज पर है। न्यूटन के सर पे एप्पल टपका था, ग्रेविटी का लॉ उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ग्रेविटी जो है वो पानी को नीचे की तरफ खींचेगी, लेकिन इन जाइलम वेसल से पानी को जाना है ऊपर, स्टेम में, लीव्स में, टिप तक। तो कुछ तो प्रेशर होना चाहिए, या तो नीचे से धक्का लगे या ऊपर से पुल आए। एक पुश आए, एक पुल आए, तब जाकर वो पानी ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि हमें पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ाना है और ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। तो वो कैसे होता है, ये कौन से प्रेशर्स हैं, अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। यहां अभी तक हमने क्या कहानी पढ़ी, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब हम पढ़ेंगे कि ये वाटर का मूवमेंट अप अ प्लांट कैसे होता है, यानी इनटू स्टेम, इनटू लीव्स। दैट मीन्स इस सैप का जो ये वाटर मिनरल्स, ये जो सैप बन गया है, ये जो सोल्यूशन बन गया है, इसका असेंट कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। सो जस्ट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट, हमें पढ़ना है असेंट ऑफ सैप, लेकिन उस असेंट ऑफ सैप को पढ़ने से पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, बट उन पे क्वेश्चन आता है। यहां तक तो जो हमने पढ़ा माइकोराइजा, इसका मेंशन भी एनसीईआरटी में क्लियरली है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। हमने ये तो समझ लिया कि सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट या रूट हेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या सॉइल में जितना भी पानी अवेलेबल होता है वो सारा रूट से एब्जॉर्ब कर लेती है या रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं? और आखिर कौन सा पानी, कौन कौन सा पानी सॉइल में प्रेजेंट होता है? तो आइए पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है एक सॉइल में। सपोज करो ये एक लैंड है, ये मिट्टी है, ये सॉइल है, ये एक इसमें पेड़ लगा हुआ है, ये एक पेड़ लगा है, ये इसकी रूट्स है। अब बारिश भी हो रही होगी, ये बारिश हो रही है तो रेन वाटर आ रहा है, पहला। सेकंड, यहां पर पानी भी दिया जा रहा होगा रूट्स को, भाई जहां जिस भी खेत में ये पेड़ लगा है वहां पर इरिगेशन भी हो रहा होगा, तो इरिगेशन से वाटर आ रहा है सॉइल में, रेन वाटर आ रहा है सॉइल में, राइट? ये मेन सोर्सेज हैं। तो जितना भी पानी सॉइल में आ रहा है, जितना भी पानी, जो भी पानी सॉइल में है, चाहे वो रूट एब्जॉर्ब कर पाए चाहे ना कर पाए, उस पूरे पानी को मिलाकर कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं? होलार्ड। तो फर्स्ट टू अ होलार्ड। So what is hollard? Total water which is present in a soil at a time. Total. So this is total water present in soil. चाहे वो यूज हो पाए चाहे ना हो पाए। अब आप कहोगे मैम अगर सॉइल में है तो यूज क्यों नहीं होगा, पेड़ उसको क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा? भाई मान लो अगर कुछ पानी आया और वो इस वाटर टेबल के नीचे चला गया, तो अगर वाटर टेबल के नीचे पानी चला गया तो रूट्स तो सॉइल के एक पर्टिकुलर लेयर तक ही है, नीचे तक तो रूट जा नहीं रही है जो उस पानी को खींच पाए, तो ये वाटर जो है ये अनयूज्ड हो जाएगा। दिस इज
प्रेजेंट इन द सॉइल बट दिस इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, सॉइल में प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहेंगे? इकार्ड। वी विल कॉल इट इकार्ड। तो इकार्ड क्या होता है? सॉइल वाटर विच इज unavailable, sorry not available, unavailable to plant। मिट्टी में है ये पानी पर पेड़ नहीं ले सकते। ये तो टोटल वाटर है जो प्रेजेंट है, पर उसमें से जो ये अनअवेलेबल है। तो जो भी वाटर पेड़ ले सकते हैं सॉइल में वो कितना होगा? आप कहोगे मैम जितना टोटल प्रेजेंट है यानी होलार्ड माइनस जितना अनअवेलेबल है यानी इकार्ड। हमने उसे एक टर्म दे दिया चेसार्ड। चेसार्ड। सो व्हाट इज चेसार्ड? चेसार्ड मीन्स दैट मच सॉइल वाटर, वो पानी मिट्टी के अंदर विच इज अवेलेबल टू प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑफ कोर्स फॉर एब्जॉर्प्शन। प्लांट को कोई फुटबॉल थोड़ी ना खेलनी है इस पानी से, जो एब्जॉर्ब कर सके। अब कौन कौन से वाटर्स होते हैं देखिए। पहला वाटर जो आया रेन से या इरिगेशन से, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो खिंचता ही गया नीचे और वाटर टेबल के भी नीचे चला गया, प्लांट रूट की रीच में नहीं है। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, दिस हैज गॉन डीप बिलो द वाटर टेबल। सोचकर बताइएगा ये इकार्ड में आएगा या चेसार्ड में आएगा? अवेलेबल है या अनअवेलेबल है? अनअवेलेबल है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज इकार्ड। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इकार्ड सॉइल वाटर। सेकेंड, सोचकर बताना, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है इस सॉइल में, वो मॉइस्चर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, तो सोचकर बताइएगा इकार्ड है या चेसार्ड है? इकार्ड है, अनअवेलेबल। थर्ड, कुछ पानी स्टूडेंट्स जो सॉइल पार्टिकल्स होल्ड कर लेते हैं, वो केमिकली बाउंड हो जाता है सॉइल पार्टिकल से। रूट कितना ही उसको खींचना चाहे वो छोड़ता ही नहीं है पीछा, इतना प्रेम हो जाता है उसको सॉइल पार्टिकल से, कस के चिपक जाता है, केमिकली बाउंड हो जाता है। उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वो पानी सॉइल मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी के पार्टिकल को फुला देता है और वो उसके साथ केमिकली बाउंड हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक। सोच कर बताइएगा कि ये इकार्ड होगा या चेसार्ड होगा? बताइए। अभी अभी मैंने कहा केमिकली बाउंड है, इकार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कहोगे सारा पानी जो भी आ रहा है ये तो सभी अनअवेलेबल हो रहा है, तो फिर पानी अवेलेबल कैसे होगा? समझिएगा, सपोज ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे ऐसे हैं, तो इनके बीच में ये स्ट्रॉ नहीं बन गया? देखो ये स्ट्रॉ बन गया ना, ये कैपिलरी बन गई। यहां जो पानी रहता है उसे रूट एब्जॉर्ब कर पाती है, वो पानी फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल मूव कर सकता है कैपिलरी एक्शन से, उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर। सो फोर्थ नंबर मैं ऊपर लिख देती हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। फोर्थ इज कैपिलरी वाटर। ये वो वाटर पार्टिकल्स के बीच बीच में है। और ये कैसा होगा बताइए, इकार्ड या चेसार्ड? चेसार्ड। तो अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, आंसर करिए कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर या ऑल ऑफ द अबव। रूट हेयर किसको एब्जॉर्ब करेंगे? जिसे कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं? चेसार्ड को। अब मैं यहां पर वो लिखती हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट हेयर एब्जॉर्ब ओनली कैपिलरी वाटर। तो पूरा का पूरा मिट्टी में पानी कभी काम नहीं आता है, काफी सारा सॉइल पार्टिकल्स के साथ केमिकली बाउंड है, वो नहीं आएगा। काफी सारा वाटर टेबल के नीचे चला गया है, वो भी नहीं आएगा। मॉइस्चर के फॉर्म में वो भी नहीं आएगा। सिर्फ जो रूट, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में कैपिलरी की तरह बीच बीच में प्रेजेंट है, वही पानी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है रूट हेयर के थ्रू। दैट इज द चेसार्ड वाटर। सो रूट हेयर विल एब्जॉर्ब ओनली कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सॉइल। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज चेसार्ड, तो आप क्या कहोगे?
चेसार्ड इज इक्वल टू होलार्ड माइनस इकार्ड। देखो मैंने कैसे याद किया था, मैं अपना ट्रिक बताती हूँ। होलार्ड मतलब होल, होल, अब ये HOLE छेद वाला होल नहीं है, होल मतलब पूरा, तो ये पूरा पानी, जितना भी पानी मिट्टी में है वो होलार्ड हो गया, ठीक है। ये इकार्ड, एग्जिट कर दो, इकार्ड हटा दो, ये जो अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा जो बचा दैट इज चेसार्ड, राइट। चेसार्ड इज इक्वल टू होलार्ड माइनस इकार्ड, और रूट हेयर इस चेसार्ड वाले पोर्शन को ही एब्जॉर्ब करेगा, यानी वो सिर्फ इस कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करेगा, राइट। नोट दिस डाउन। ये स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी से डिविएट कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब जिसके पहले कि हम फैक्टर्स पढ़ें जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके पहले हमें कुछ और टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए रिलेटेड टू सॉइल एंड सॉइल वाटर। पहला टर्म है फील्ड कैपेसिटी। क्या होती है भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, एक फील्ड है, एक खेत है, एक फील्ड है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, यानी उसमें कितना टोटल वाटर अवेलेबल हो सकता है, यानी होलार्ड वाटर। उसमें अवेलेबल वाला वाटर भी आ जाएगा, उसमें अनअवेलेबल भी आ जाएगा, यानी उसमें ग्रेविटेशनल वाटर आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा, कैपिलरी वाटर आ जाएगा, सब तरह का पानी आ जाएगा। तो जो टोटल वाटर अवेलेबल है पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ऑफ कोर्स किसी एक यूनिट में तो नापना पड़ेगा, उसे कहेंगे फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोटल सॉइल वाटर प्रेजेंट, टोटल होलार्ड प्रेजेंट पर यूनिट weight of soil, per unit weight of soil under normal conditions, of course under normal conditions, यानी normal pH, normal temperature, सब normal. So this is total soil water. अब मैं एक second term लिखती हूँ, that is storage capacity. स्टोरेज कैपेसिटी, ये क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है वो चेसार्ड वाटर पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल में कितना वाटर है जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं, यानी चेसार्ड वाला पार्ट, या कहे कैपिलरी वाटर कितना है, सब एक ही बात है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अमाउंट ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर। और अवेलेबल सॉइल वाटर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं चेसार्ड पोर्शन की या कैपिलरी वाटर की, जो पार्टिकल्स के बीच बीच में कैपिलरीज जो गैप्स बन गए हैं वहां भरा हुआ है, जिसे रूट एब्जॉर्ब कर सकती है। सो अमाउंट ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो एक तरह से ये होलार्ड है पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये चेसार्ड है पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट रूट, दो फील्ड्स दी हुई है, इसकी फील्ड कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी फील्ड कैपेसिटी कम है, बट इस लैंड की स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, तो बताइए कि कौन से प्लांट की रूट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, कहाँ वाटर ज़्यादा अवेलेबल है। भले ही फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, भले ही टोटल वाटर ज़्यादा है, लेकिन अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम है, यानी कि अवेलेबल वाटर कम है, तो प्लांट की रूट्स कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी, राइट। यहाँ भले ही फील्ड कैपेसिटी कम है, बट अगर परसेंटेज स्टोरेज का ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अगर स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इससे ज़्यादा पानी अवेलेबल वाला वाटर है प्रेजेंट जो रूट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो दिस इज स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है परमानेंट, ध्यान से समझना, विल्टिंग परसेंटेज, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इसमें तीन वर्ड्स हैं, एक तो परसेंटेज है, एक परमानेंट है और एक विल्टिंग है। विल्टिंग का क्या मतलब होता है? मुरझाना। जैसे एक पत्ती है, बाहर बहुत ड्राई है, तो क्या होगा? बाहर मॉइस्चर बहुत कम है, पानी बहुत कम है, गर्मियों के दिन है, तेज धूप है, बाहर पानी बहुत कम है, लीफ के सेल्स में पानी ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल डेवलप होगा, डीपीडी डेवलप होगी और सारा पानी एक्सोऑस्मोसिस से बाहर चला गया,
तो लीफ मुरझा गई, विल्टिंग हो गई। कोई भी पार्ट, पेड़ का कोई भी हिस्सा मुरझाना, यानी मुरझाना मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाना, उसे हम विल्टिंग कहते हैं। और अगर नॉर्मली क्या होता है, विल्टिंग हुई, मुरझाया, लेकिन फिर से जैसे ही बाहर मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, एंडोऑस्मोसिस होता है, पानी अंदर आता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन परमानेंट विल्टिंग मतलब वो परमानेंटली मुरझा गया, अब ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा। तो सपोज करिए कि एक पेड़ है, ये मान लो एक छोटा सा पेड़ है और ये, ठीक है, अब इस सॉइल में पानी कम है, सपोज इसमें पानी कम है, तो क्या होगा, इस प्लांट से वाटर जो है इन रूट सेल से बाहर आएगा, तो धीरे धीरे इनमें विल्टिंग होने लगेगी। और जब यहां पानी कम बचेगा तो ऊपर के पार्ट्स में भी कम बचेगा और धीरे धीरे प्लांट के सभी पार्ट्स विल्टिंग होने लग जाएंगे। तो मुझे सोचकर बताना कि इस सॉइल में अगर आप चाहते हो कि ये विल्टिंग ना हो, तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में होना चाहिए, इतना पानी कम से कम होना चाहिए कि ये एक्सोऑस्मोसिस ना हो और विल्टिंग ना हो। तो वो जो कम से कम पानी इस सॉइल में होना चाहिए टू प्रिवेंट परमानेंट विल्टिंग, उसे ही कहते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। सो व्हाट इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज? द मिनिमम सॉइल वाटर या मिनिमम परसेंटेज अमाउंट, एक पर 100 निकालोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर दैट must be present in soil, that must be present in soil to prevent permanent wilting in plant, permanent wilting in plants। प्लांट्स को परमानेंट कहीं मुरझा ना जाए तो कम से कम एक लेवल का पानी हमेशा सॉइल में होना ही होना चाहिए, वरना परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी, उसे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं। तो सोचकर बताना कि दो सॉइल हैं, इसका परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जितना भी था अब उससे कम हो गया, तो रूट्स का वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? सोचकर बताइए। देखिए यहां पर मान लो 100 ml चाहिए था, मान लो कम से कम 100 ml पानी होना चाहिए था, वरना वो पेड़ पूरा मुरझा जाएगा, पर उससे कम हो गया तो क्या होगा? उससे कम हो गया तो रूट से एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, पेड़ की परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी। तो जब विल्टिंग हो रही है तो एब्जॉर्प्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? सो अगर परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से कम बिलो गया सॉइल वाटर का लेवल, तो एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। और अगर मैं बोलूं कि किसी सॉइल का चेसार्ड बढ़ गया है, चेसार्ड मतलब अवेलेबल वाटर बढ़ गया है, तो एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे मैम बढ़ जाएगा, अवेलेबल वाटर ज़्यादा है तो आराम से वाटर जो है वो रूट्स ले लेंगे। तो यही कुछ फैक्टर्स होते हैं कि सॉइल में पानी कितना है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल में हवा कितनी है। अब हम इनकी बात करते हैं, सॉइल में सॉल्ट्स कितने हैं, क्या ये भी अफेक्ट करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट और रूट हेयर्स? दिस इज व्हाट वी विल टॉक नाउ, जस्ट नोट दीज डेफिनेशंस। तो आइए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट्स, नहीं फ्रॉम सॉइल, बाय रूट्स और रूट हेयर। अब आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि रूट मतलब रूट हेयर ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आइए लिखते हैं, समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग absorption of water and minerals from soil by roots or root hairs. Now पहला first factor है soil temperature। हमें पता है जितना जैसे जैसे हम सॉइल टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑप्टिमम कंडीशन जनरेट होगी। 30 डिग्री तक बढ़ाने पे सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत गर्मी, तो क्या होगा, वो वाटर एवेपोरेट होने लग जाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी लेस हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट एब्जॉर्प्शन, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, हम वाटर की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली. पर इससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाएगा. सो इट मीन्स एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस बियॉन्ड दिस टेम्परेचर. और अगर आप बोलो कि मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम 0 डिग्री कर दूं, तो 0 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे तो जो पानी है, जो अवेलेबल वाटर है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ बनने लग जाएगा, ड्रॉपलेट जो आइस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, तो फिर कैसे रूट एब्जॉर्ब करेगी, फ्लोइंग वाटर रहेगा ही नहीं. सो एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट स्टॉप्स. आइए सेकेंड फैक्टर देखते हैं. सेकेंड फैक्टर सॉइल, लेट्स से सैलिनिटी, यानी सॉल्ट कितने हैं सॉइल के अंदर. अब देखिए, मान लीजिए उस सॉइल में बहुत सॉल्ट्स हैं, ये एक सॉइल है, ये दूसरी सॉइल है, इसमें सैलिनिटी ज्यादा है यानी सॉल्ट्स ज्यादा हैं, इसकी सैलिनिटी कम है यानी सॉल्ट कम है. सोचकर बताना कि पानी किसमें ज्यादा होगा. यहां सॉल्ट्स ज्यादा है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी कम होगा, टोटल वाटर ही कम है, अवेलेबल वाटर भी कम होगा. यहां पर सॉल्ट्स कम है, पानी ज्यादा है, टोटल वाटर ज्यादा है, चेसार्ड वाटर, अवेलेबल वाटर भी ज्यादा होगा. पानी को सॉइल से रूट में जाना है तो पानी कहाँ ज्यादा होना चाहिए, सॉइल में. यहां सॉल्ट्स कम, पानी ज्यादा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन. तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वाटर कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा. सो एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस इन हाईली सैलाइन सॉइल. बहुत नमक वाली, बहुत सॉल्ट्स वाली, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉइल में, क्योंकि पानी कम अवेलेबल हो जाएगा. तो इस तरह की सॉइल को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल. वैसे तो पानी है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल. कभी आप एक पेड़ लगाइए गमले में और उस मिट्टी में बहुत सारा नमक भी डाल दीजिए. जब आप इरिगेट करते हो ना, तो नमक के पानी से इरिगेट करना, नॉर्मल वाटर से नहीं. तो सब उसमें नमक बढ़ता जाएगा, सब सैलाइनिटी बढ़ती जाएगी, वो पेड़ मुरझा जाएगा. रोज प्लांट करके मत देखना एक्सपेरिमेंट, बस मेरी बात पे ट्रस्ट कर लेना, वरना पेड़ वेस्ट हो जाएगा, मर जाएगा. एंड प्लांट्स आर लिविंग, सो वी डोंट ट्राई ऑल दिस. बट हाँ, अगर आपने सुना भी हो, आप नमक का पानी अगर दे दोगे मिट्टी में तो वो पेड़ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो सॉइल जो है, भले ही उसमें आप पानी दे रहे हो रोज, लेकिन वो पानी फंक्शनली काम का नहीं है. फिजियोलॉजिकली वो सॉइल ड्राई के समान है, सूखी सॉइल, सूखी मिट्टी के समान है, फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली, भले ही पानी प्रेजेंट है इस सॉल्ट्स के कारण से. सो दिस इज द थर्ड फैक्टर. सेकेंड फैक्टर. आइए थर्ड फैक्टर देखते हैं. थर्ड फैक्टर है सॉइल वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर. जितना सॉइल वाटर अवेलेबल होगा, अवेलेबल वाला चेसार्ड कैपिलरी वाटर, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अवेलेबल सॉइल वाटर. पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, होलार्ड कुछ भी हो, हम चेसार्ड की बात कर रहे हैं, कैपिलरी वाटर की बात कर रहे हैं. और अगर परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से कम उस मिट्टी में पानी है, मिनिमम जितना होना चाहिए कम से कम कि वो परमानेंट विल्ट ना हो प्लांट, उससे भी कम अगर है तो भाई उससे कम है तो ये तो एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा, परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी. एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये रटने की जरूरत नहीं है. अगर हम कंसेप्ट समझ गए हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैं हर जगह लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाना. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स डिक्रीजेस इफ सॉइल हैज, ये ऐसा लिखते हैं, इफ सॉइल हैज बिलो
if soil has water below permanent wilting percentage, इससे कम अगर पानी हुआ तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बिलो दिस, राइट। क्या कोई और भी फैक्टर है? टेम्परेचर देख लिया, देखा आपने मिट्टी में टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड करेगा, मिट्टी में सॉइल्स कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, सॉइल में अवेलेबल वाटर कितना है वो उसको अफेक्ट करेगा कि एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा, कितना होगा। तभी तो गार्डनिंग में आपकी सॉइल, कहते हैं ना, अगर सॉइल अच्छी है, मिट्टी सही है, अप्रोप्रिएट है, तो आधा काम हो गया पेड़ लगाने का, प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्या कोई और भी फैक्टर होता है? आपने अगर कभी मैनग्रोव प्लांट्स देखे हो, दलदल में जो पेड़ लगा हुआ है, उसमें क्या होता है याद है? हाँ, आपको हमने न्यूमैटोफोर्स पढ़े थे, रूट्स उसकी बाहर आ जाती हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, लेंटिसल्स, वहाँ से O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। यानी कि सॉइल के अंदर क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए सॉइल में अगर सॉइल पार्टिकल्स बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड हो जाए पत्थर की तरह, रूट उसमें ग्रो करेगा नहीं, रूट ग्रो करने, रूट की सबसे एपिडर्मिस हवा में, एटमॉस्फेयर में तो है नहीं, ये तो रूट तो सॉइल के अंदर है, तो O2 होगा सॉइल और रूट की एपिडर्मिस के बीच में होगा, वही ऑक्सीजन फिर पूरे रूट के सेल्स को मिलेगी, और जो भी CO2 बन रही है वो सॉइल में ही वापस थ्रो आउट की जाएगी। तो अगर उस सॉइल में ही ऑक्सीजन कम है, होती है पार्टिकल्स के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, वहां ऑक्सीजन रहती है, एयर रहती है। तो अगर सॉइल में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो नेचुरली रूट ग्रो ही नहीं कर पाएगी, और रूट ग्रो नहीं, रूट के सेल्स ही जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम यहां पर लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ, फोर्थ फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल, ऑक्सीजन इन सॉइल। ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जितना अच्छा एरेजन है सॉइल का, उतना बढ़िया रूट्स ग्रो करेंगे और एब्जॉर्प्शन होगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इंक्रीजेस इन वेल एरेटेड सॉइल। पहला पॉइंट हो गया, बढ़िया सॉइल में एरेजन है, बढ़िया है सब, लेकिन एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस इफ O2 कंटेंट इन सॉइल डिक्रीजेस। और क्यों? क्योंकि प्लांट रूट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। तो अब यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये ऑक्सीजन, ये एयर क्यों कम हो गई है? भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और इनके बीच बीच में छेद है, ये स्पेस है, और यहां पर एयर थी, आपने इतना पानी दिया, बोलते हैं ना कितना पानी देना है वो भी इंपॉर्टेंट है जब कोई पेड़ लगाते हैं। आपने ओवर पानी दे दिया या आपने सलाइन वाटर दे दिया और यहाँ सॉल्ट्स या पानी भर गया, पूरा पानी भर गया, जहाँ हवा होनी चाहिए थी वहां भी पानी भर गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे ज्यादा पानी है तो अब रूट ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा नहीं होता। एयर तो चाहिए ही चाहिए थी, वो बेचारे रूट सेल्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे, दम घुट गया उनका। यही तो होता है दलदल मैनग्रोव वेजिटेशन में, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जहां हवा होनी चाहिए वहां भी पानी भर गया। तो पानी ही पानी है रूट सॉइल के पास में, लेकिन फिर भी वो क्या है, ड्राई सॉइल के समान है, क्योंकि रूट वहां से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, रूट ग्रो ही नहीं कर पा रही है। तो ये सॉइल भी कैसी है, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। तो एक तो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल वो है जहां हवा की जगह भी पानी घुस गया है। दूसरा फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल यहाँ देखिए कौन सी है, जहां पर मिट्टी में सॉल्ट्स ही सॉल्ट्स भर गए हैं। ये दोनों ही कैसी हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई, वाटर अवेलेबल है। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं, इफ वाटर गेट्स फिल्ड in air spaces between soil particles, तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग।
वाटर लॉगिंग। मैंने इसे कैसे याद किया था, लॉज है ना, लॉज में हम रहने जाते हैं तो यहाँ पर उन छेदों में, उस घर में जहाँ हवा रहती थी वहाँ वाटर की लॉजिंग हो गई है, वाटर इकट्ठा हो गया, वाटर लॉगिंग। और इस सॉइल को भी क्या कहेंगे, यहाँ पर मैं एरो बनाती हूँ, दिस इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, वाटर लॉग्ड सॉइल इज फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल, हाई सैलिनिटी सॉइल इज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। भले ही पानी है लेकिन फिर भी फंक्शनली वो किसी काम की नहीं है, वो सूखी मिट्टी के समान है। तो देखा हमने कि टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर सॉल्ट बहुत बढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर एयर कम हो रही है या पानी से भर रहा है पूरी मिट्टी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और अगर सॉइल वाटर में अवेलेबल वाटर कम हो जाएगा तो भी absorption of water by roots from soil will decrease. So these are some of the factors which affect absorption of water by roots from soil. आप इसको नोट करिए। यहाँ पर हमारे सभी मेन पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अब हमारा पानी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एब्जॉर्ब होने, हमने पढ़ लिया। हमने सॉइल वाटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली जो हमारे लेवल तक सफिशिएंट किसी भी एग्जाम में आने के लिए। और अब हमें इस पानी को ऊपर पहुंचाना है, ऊपर मतलब स्टेम में, लीव्स में, टॉप ऑफ द प्लांट तक, ताकि सब को वाटर मिल सके, लीव्स को वाटर मिल सके, ताकि वो CO2 + H2O यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, खाना बना सके और ये सब मिलजुल के उस खाने को खा सकें। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एंड दैट इज वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। अभी हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट, जो रूट से पानी जाइलम तक पहुंच रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये पानी जाइलम से, रूट के जाइलम से ऊपर कैसे पहुंचेगा। तो हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, एसेंट का मतलब चढ़ाई करना। कौन चढ़ रहा है, ये सैप, ये वाटर विथ मिनरल्स जो इन जाइलम वेसल्स के अंदर भरा है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि इस पानी को जाना कहां पर है। सो इट हैज टू मूव टू स्टेम एंड लीव्स। बताइए, टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी? ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगेंस्ट ग्रेविटी। ये पहला पॉइंट हो गया, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो कहाँ जाना है इस पानी को, स्टेम एंड लीव्स, अगेंस्ट ग्रेविटी। और वाटर मूवमेंट कहाँ होगा, चलो ये भी मुझे बता दो। वाटर मूवमेंट अकर्स इन, किस में जा रहा है पानी, ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, जाइलम में। दिस अकर्स इन वस्क्यूलर बंडल्स। और वस्कुलर बंडल्स में भी कहाँ, पर्टिकुलरली इन जाइलम, पर्टिकुलरली इन जाइलम। तो जाइलम में हो रहा है वाटर मूवमेंट। ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं इतना पार्ट ऑलरेडी। अब ये कैसे होता है, कौन से प्रेशर्स वर्क करते हैं, 2 प्रेशर्स वर्क करते हैं। सो इट अकर्स अंडर 2 प्रेशर, 2 प्रेशर्स। जो मेजर पानी चढ़ेगा वो तो ऊपर टिल्लू पंप लगाया हुआ है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, बिल्कुल वैसे ही, यानी ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल। पर मैं उसे लिख नीचे रही हूं क्योंकि हम उसे पढ़ेंगे बाद में। ट्रांसपिरेशन पुल ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। 130, 140, 150 मीटर तक की हाइट तक ये पानी को खींच सकता है। पुल डेवलप होगा लीव्स में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लीव से वाटर का लॉस होगा, वहां वाटर कम होगा, डीपीडी बढ़ेगा और वो नीचे से पानी को खींचेगा। ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वाटर मूवमेंट का। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रूट से भी लग रहा है, ऊपर की तरफ जो पानी को धक्का दे रहा है, और उसे कहते हैं रूट प्रेशर, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, रूट प्रेशर। तो ये 2 प्रेशर्स हैं, इसमें से रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है और ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव प्रेशर है। कैसे हम समझेंगे, तो आइए हम पहले देखते हैं रूट प्रेशर के बारे में। नाउ वील बिगिन विथ रूट प्रेशर। क्या है ये?
स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो बहुत सीधी सी बात है, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट। अब मैं इसका एक सेक्शन बनाती हूँ, मैं ये इसका रूट हेयर है सपोज, मैं इसका सेक्शन बनाती हूँ। क्या स्टोरी है यहाँ पर? सेम वही कहानी, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस लेयर है, फिर कॉर्टेक्स होगा, यहाँ पर एंडोडर्मिस होगी, उसमें पेरियोस्ट्रिप्स होगी, कुछ फैसेट सेल्स होंगे और यहाँ पे जाइलम वेसल होगी। अब यहाँ स्टोरी क्या चल रही है, मैं कुछ कॉर्टेक्स सेल्स बना देती हूँ, ठीक है। अब सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो मिनरल आयंस है ना, मिनरल आयंस, इनमें से कुछ तो पैसिवली रूट हेयर में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर रूट और फिर जाइलम और फिर जहां उसकी जरूरत है, पैसिवली, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में हाई होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द रूट। लेकिन काफी सारे मिनरल आयंस होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, पोलर होते हैं, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर चार्ज्ड है, पोलर है, उसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ से बहुत सारे मिनरल आयंस, या उनका कॉन्सेंट्रेशन ही यहाँ पर लो है, सॉइल में काफी सारे मिनरल आयंस होते हैं, तो सॉइल में कम है, रूट में ज्यादा है, लेकिन हमें फिर भी रूट में भेजने हैं, हम सॉइल में नहीं चाहते उनको, तो वो भी कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? एटीपी का यूज करके एक्टिवली। तो बहुत सारे ये जो मिनरल आयंस हैं, ये रूट हेयर में एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ। अब मुझे सोचकर बताना, जब मिनरल आयंस यानी सॉलिड पोर्शन सॉइल से रूट्स में गया, तो सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ, यानी सॉइल हाइपोटोनिक हुई, यानी ज्यादा डाइल्यूट हो गई। तो यहां वाटर पोटेंशियल बढ़ गया कि कम हो गया? बताइए। अगर ये डाइल्यूट हो गई है यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल बढ़ गए, हो सकता था वो वाटर मॉलिक्यूल इन मिनरल आयन के साथ अटैच थे, अभी वो फ्री नहीं थे, अभी वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन अब वो फ्री हो गए हैं क्योंकि ये मिनरल आयंस तो रूट में पहुंचा दिए गए हैं। तो यहां पर पानी बढ़ गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया एज कंपेयर टू दैट इन द रूट, क्योंकि रूट में मिनरल आयंस पहुंच गए हैं। तो रूट हेयर में जो पानी होगा वो इन मिनरल से जुड़ गया होगा, तो यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, यानी वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो इस कारण से अब वाटर रूट्स में चला जाएगा along water potential gradient by osmosis, by osmosis। इतना हुआ। अब यहां पर पानी ज्यादा आ गया, अब ये मिनरल आयंस यहां बढ़ गए आगे, तो यहां पर फिर डाइल्यूट कंडीशन बन गई, मोर डाइल्यूट, यानी फिर वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस सेल, तो ये वाटर यहां मूव कर गया। यही तो हमने पढ़ा था, नेबरिंग सेल से भी आते जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल जहां पहुंचना है पानी को वहां कम हो रहा है, और जहां से पहुंचना है वहां ज्यादा है। तो जहां से पहुंचना है वहां, जहां पर पहुंचना है वहां पानी फ्लो करेगा, तो ये वाटर फ्लो करता जाएगा ऑस्मोसिस से, फ्रॉम हाई पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, सब एक ही कहानी है। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिनरल आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए हैं। मिनरल आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए हैं कहां तक? जाइलम तक। तो पानी भी कहां तक एब्जॉर्ब हो रहा है? जाइलम तक। तो जब ये पानी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो क्या ये पानी जब यहां आएगा इस जाइलम वेसल के अंदर या ट्रैकिड्स के अंदर, तो क्या ये एक प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये धक्का देंगे, ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, और ये धक्के वाला प्रेशर है, ये सक नहीं कर रहे हैं, ये पुश करेंगे इस पानी को नेक्स्ट जाइलम वेसल की तरफ जाने के लिए। इसे ही कहते हैं रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट्स की जाइलम में जो वाटर का प्रेशर है, वाटर का प्रेशर मतलब जो वाटर के आने के कारण, ठहरने के कारण प्रेशर बना, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये एक पॉजिटिव प्रेशर, ये धक्का दे रहा है पानी को आगे, सो इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर present inside xylem of roots. And why? Due to active absorption of minerals from the soil into the xylem, water will move along the water potential gradient, and hence this root pressure will develop in the xylem of the roots. ये होता है रूट प्रेशर। आइए पहले इसको इतना लिखते हैं। So what is root pressure? मैं यहां पर लिखती हूं एज
mineral ions are actively transported from soil to xylem of roots या to vascular bundles of roots. इससे क्या होगा? Because of this, water moves along water potential gradient. और ये वाटर कहां से मूव कर रहा है? अगेन फ्रॉम सॉइल टू xylem of roots, और ये वाटर फिर दिस develops root pressure. So what is root pressure? It is a positive, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक, पानी के कारण है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहां डेवलप हो रहा है? इन xylem of roots. हर वर्ड एक क्वेश्चन है. दिस इज रूट प्रेशर. तो मिनरल आयंस कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? एक्टिवली. कहां से? सॉइल से. कहां पे? रूट्स में. इसके कारण से सॉइल में क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है. अलोंग दिस वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑस्मोसिस से वाटर फ्लो करेगा, वो पहुंचेगा जाइलम तक, और जाइलम पे जाकर एक प्रेशर क्रिएट करेगा जो इस पानी को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करेगा. सो दिस रूट प्रेशर, अब मैं यहां लिखती हूं, दिस हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप या मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट. अब सवाल ये उठता है कि ये प्रेशर कितना है? क्या ये इतना है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट को न्यूट्रल करके और ऊपर तक, ऊंचे ऊंचे पेड़ों में ऊपर तक पानी पहुंचा सकता है, या ये थोड़ा सा है? कितना है ये प्रेशर? कितनी हाइट तक ये पानी को ऊपर पहुंचा सकता है? क्या ये मेजर कंट्रीब्यूटर है वाटर मूवमेंट में, या ये माइनर कंट्रीब्यूटर है? और अगर ये माइनर है या मेजर है तो क्या इसके कुछ और भी फायदे हैं? वो सब कुछ अब हम समझेंगे. बट पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है सॉइल में. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बिटवीन सॉइल एंड रूट. वाटर मूव करेगा सॉइल से रूट में, और ये वाटर जब जाइलम तक पहुंचेगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट. इसे ही रूट प्रेशर कहते हैं. तो जो रूट की जाइलम में पानी के ठहरने से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, वही है रूट प्रेशर. प्लीज नोट दिस. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक प्रेशर डेवलप हो जाता है रूट्स में. अब कितना प्रेशर है ये साइंटिस्ट ने सोचा कि ये पता करते हैं कितना प्रेशर है, और इसमें जो सैप है जो भरा हुआ है जाइलम के अंदर, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसका कॉम्पोजिशन कितना है, ये सब कुछ पता करना है. तो ये रूट प्रेशर ऐसे ही नहीं, आज तो स्टूडेंट्स बहुत आसान लगता है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको पता है कि हाँ यार ये पानी जा रहा है और इससे प्रेशर डेवलप हो रहा है. पर आखिर ये सब कुछ कैसे पता चला होगा? कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स किया होगा. साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कि आखिर ये पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, ऐसे कौन से प्रेशर्स हैं, पुश है या पुल है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट इस वाटर के मूवमेंट को टॉप ऑफ द प्लांट के कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है वहां तक लेकर जाता है. तो वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो हम इस रूट प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. आइए उसको देखते हैं. सो एक्सपेरिमेंट इसी के अंडर हम पढ़ रहे हैं, रूट प्रेशर के अंडर. एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट रूट प्रेशर. कैसे पता किया होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है? बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो. आप क्या करो, एक कोई भी स्टेम कट कर लो. अब वो स्टेम कैसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं अपन कोई पीपल के पेड़ का मोटा सा तना काट ले, कोई सॉफ्ट हर्बेशियस हर्ब हो कोई,
जैसे रोज प्लांट है ना, टोमेटो प्लांट है, ऐसी सॉफ्ट स्टेम वाला कोई प्लांट हो, उसकी स्टेम को बेस से कट कर दो। बेस से मतलब जैसे ये सॉइल है सपोज, ठीक है, सपोज ये गमले में लगा हुआ है, पॉट में, ठीक है, ये पॉट है और ये प्लांट है, हम और ये इसकी रूट्स होंगी अंदर। हमने क्या किया, ये सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है, हर्बेशियस, बहुत ऐसा थिक हार्ड वाला नहीं है, छोटा सा पेड़ है, इसमें हमने यहाँ से इसकी स्टेम को कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, बेस से कट कर दिया, करीब 5 to 7 या 5 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ऊपर मैंने इसे कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने बाहर रख दिया। और उस दिन बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत सर्दी नहीं, बहुत गर्मी नहीं, मतलब बाहर का जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, वो कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जो है वो ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, हाई, मतलब बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए बाहर, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे और देखोगे इसको, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, कुछ बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये सैप है जो सॉइल से होता हुआ, रूट से होता हुआ यहां तक पहुंचा है, पर आगे की स्टेम तो आपने कट कर दी, तो वो बाहर निकल रहा है। तो ये साइंटिस्ट ने बोला कि ये कैसे आ रहा है, हमने लीव्स तो हटा दी पेड़ में से, तो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण तो ये खिंचने वाला पानी है नहीं, जरूर ये एक धक्का लग रहा है, जो रूट्स में जाइलम है वहां पर जरूर ये सैप भरा होगा और उससे वो पुश लगा होगा और उससे ये ऊपर चढ़ा होगा, और इसीलिए ये हमें दिखा। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसको लंबा सा पेड़ लिया, वहां पे कट करा, मे बी 100 फीट ऊपर कट कर दिया, 100 मीटर्स पे कट कर दिया, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि वो पानी चढ़ा तो होगा, पर इसी हाइट तक, सपोज आपने यहाँ कट नहीं किया है तो आपको दिखेगा नहीं, वो बस यहीं तक चढ़ा, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंचा, तो हमें नहीं दिख रहा है। तो इससे दो बातें पता चली, एक तो ये कि हाँ रूट प्रेशर डेवलप होता है, और नंबर 2 कि ये रूट प्रेशर बहुत कम होता है, ये बहुत छोटा सा प्रेशर होता है, लो मैग्नीट्यूड का प्रेशर होता है, 1 to 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ये केवल 10 से 20 मीटर तक की हाइट तक ही पानी को चढ़ा सकता है। ये कम पावर, कम वॉट वाली टिल्लू पंप है, ये ज्यादा वॉट वाला नहीं है, ये सिर्फ 10 to 20 मीटर तक ही पानी के, वाटर के कॉलम को राइज कर सकता है, बहुत ऊपर तक नहीं। इसीलिए हमने हर्बेशियस प्लांट की सॉफ्ट स्टेम को यूज किया है। ऑलराइट, सो आइए अब हम इस पॉइंट को लिखते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, हमें क्या लेना है, सबसे पहले कट बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर अबव सॉइल, यहां तक हमें कट करना है बेस ऑफ स्टेम। और वो स्टेम कैसी होगी, ऑफ अ सॉफ्ट स्टेम्ड हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट। और अब आपको समझ में आया हमें हर्ब ही क्यों लेना है, हमें हर्ब इसीलिए लेना है क्योंकि बड़ा अगर लिया तो उतना ऊपर तक तो पानी चढ़ेगा ही नहीं, तो हमें बाहर निकलता हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या लेना है, सॉफ्ट स्टेम वाला हर्बेशियस स्मॉल प्लांट लेना है, यहां लिख देती हूं मैं, स्मॉल प्लांट लेना है, और उसकी बेस ऑफ द स्टेम को कट करना है। ठीक है, और ये हमें कब करना है, व्हेन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी इज हाई, when atmospheric humidity is high, या हम कहें there is plenty of atmospheric moisture। ये क्यों कहा मैंने, ये बात क्यों की मैंने, क्योंकि समझना स्टूडेंट, हर लाइन का मतलब होता है plenty of atmospheric moisture, तभी हमें करना है। जैसे इन अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करिए मैंने इसे कट किया
और उस दिन बाहर बहुत तेज धूप थी, मैंने दिन में 12 बजे ये काम किया और इस पेड़ को बाहर रखा, अभी भी मुझे ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये अगर बहुत हाई लो ह्यूमिडिटी है, मतलब लो मॉइस्चर है, तो ये ड्रॉपलेट्स तो बाहर इवेपोरेट कर जाएंगे, क्योंकि बाहर पानी कम है एटमॉस्फेयर में, सो दे विल इवेपोरेट। दूसरा रीज़न, अगर सपोज ये बड़ा प्लांट ले लें, तो उसमें मतलब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर की एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये यहाँ से निकली, और बाहर कम है वाटर, यहाँ ज़्यादा है वाटर, और अगर गर्मी हुई तो ये वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो इसीलिए हम इसको अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में सबसे बढ़िया रूट प्रेशर काम करता है। और जब दिन का टाइम होता है, जब बहुत लो ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, सनलाइट बहुत होती है, उस समय ट्रांसपिरेशन पुल मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि लीव से वाटर का लॉस हो रहा होता है और उससे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो पानी को खींचता है। तो क्योंकि हमें रूट प्रेशर को देखना है, तो हम इसे अर्ली मॉर्निंग में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब एटमॉस्फेयर ड्राई नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा मॉइस्ट होना चाहिए, वहां पर हम एक सॉफ्ट स्टेम वाले हर्बेशियस प्लांट की स्टेम को कट करते हैं, राइट। सो यू कट दिस in this situation, then what you will see, then drops of liquid, जो अब एक्चुअली लिक्विड ना कहकर मैं इसे एक्सुडेट कह सकती हूँ, जो भी कुछ बाहर चल रहा है, ड्रॉप्स ऑफ एक्सुडेट आर ऑब्जर्व्ड, और इन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं। These droplets can be collected, एंड ये जो रेट ऑफ एक्सुडेशन है कि पर मिनट पर आवर कितना एक्सुडेट निकल रहा है, इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रेट ऑफ एक्सुडेशन कैन बी मेजर्ड, ये क्वेश्चन आता है, कैन बी मेजर्ड, कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस एक्सुडेट को कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, और आप इस रेट को भी मेजर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, एंड composition of exudate can be found out, मतलब इसमें क्या क्या है, क्या क्या निकल रहा है, सिर्फ पानी है या मिनरल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या, एक तो हम इस एक्सुडेट को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकते हैं, और हम रेट ऑफ एक्सुडेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, और उससे हमें रूट प्रेशर का आइडिया लग सकता है। पर ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक रबर का टायर लगा दो, तो रबर का टायर लगा दोगे तो ये एक्सुडेट उसमें इकट्ठा होता रहेगा, फिर उसको आप लैब में ले जाओ, ग्लास ट्यूब में डालो, वहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन पता लगाओ, और रेट ऑफ एक्सुडेशन तो पता चल ही रहा है, 1 घंटे में कितना एक्सुडेट है उसे कलेक्ट कर लो, मेजर कर लो। तो ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, ऑल दिस हाउ कैन वी डू, by placing या by fixing a rubber tire to base of stem as a sleeve, मतलब एक कटोरा लगा दिया, ऐसा मानो आप एक रबर टायर लगा दिया, उसमें सारा एक्सुडेट इकट्ठा होता रहेगा, वहां से निकालो, ग्लास ट्यूब में डालो, उसका कॉम्पोजिशन स्टडी करो, और पर आवर कितना इकट्ठा कर रहे हो वो रेट ऑफ एक्सुडेशन हो जाएगा। बाय फिक्सिंग अ रबर टायर यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस। और जब साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया तो उन्हें क्या पता चला कि कितना होता है रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड, बहुत कम होता है। रूट प्रेशर बहुत थोड़ी सी हाइट तक ही पानी को ऊपर पहुंचा सकता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर, एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज 1 to 2 एटमॉस्फेयर ओनली, बस इतना सा प्रेशर है, ये बहुत कम प्रेशर है। एंड इट कैन रेज वाटर कॉलम अप अ प्लांट में ऊपर, ओनली अप टू अ स्मॉल हाइट ऑफ
10 to 20 मीटर, सिर्फ यहाँ तक ही चढ़ा सकता है पानी को। तो सोचकर बताइएगा कि जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, क्या उनमें हम पढ़ रहे हैं असेंट ऑफ सैप, वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या उसके लिए रूट प्रेशर मेजर कंट्रीब्यूटर होगा? नहीं होगा। बहुत छोटी सी हाइट तक, ओनली अप टू अ स्मॉल हाइट ऑफ 10 to 20 मीटर, तो बहुत थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है। और ये प्रेशर कब डेवलप हो रहा है? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेशर? बताइए। जब ट्रांसपिरेशन कम है उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है, वरना तो सारा ट्रांसपिरेशन पुल से ही पानी खींचता है, रूट प्रेशर उतना डेवलप ही नहीं होता है। सो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर? फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन कम है, लो ट्रांसपिरेशन, लो ट्रांसपिरेशन या हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सीधी सी बात है। ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होता है? जब एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, बाहर बहुत गर्मी होती है, नमी कम होती है, तभी तो लीव से वाटर का एक्सॉस्मोसिस होता है, वो इवेपोरेट होगा, बाहर जाएगा, तभी तो इवेपोरेट होगा। एक्सॉस्मोसिस नहीं, तभी तो इवेपोरेट होगा, क्योंकि बाहर पानी कम है। तो अगर ट्रांसपिरेशन कम है यानी बाहर पानी ज्यादा है, हवा में पानी ज्यादा है, यानी हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है भाई। ट्रांसपिरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 130 150 मीटर तक की हाइट तक, इससे 10 to 15 टाइम्स हाइट तक ट्रांसपिरेशन नेगेटिव पुल से पानी खींच लेता है ऊपर। तो जब ट्रांसपिरेशन कम वर्क कर रहा है तब रूट प्रेशर का रोल ज्यादा हो जाएगा। और ट्रांसपिरेशन कम कब होगा? जब बाहर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हाई होगी। और ये सब कुछ कब होता है? कब बाहर ह्यूमिडिटी हाई होती है? दिन के किस समय में ट्रांसपिरेशन कम होगा? जब धूप कम होगी, जब सनलाइट कम होगी, यानी कि सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, रात में या सुबह सुबह। सो रूट प्रेशर मेनली डेवलप्स एट अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जब ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है और बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। उस समय पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो हम रूट प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस सैप की प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन को पता कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। प्लीज नोट दैट। तो हमने देखा कि रूट प्रेशर बहुत थोड़ा सा प्रेशर है, 1 to 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 10 से मीटर, बहुत छोटी सी हाइट तक ये वाटर को ऊपर पहुंचा सकता है। और ये तब काम करता है जब ट्रांसपिरेशन पुल, मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम क्या कह सकते हैं, ये क्या वर्क रोल प्ले कर रहा है। सो एप्लीकेशंस ऑफ रूट प्रेशर। भाई थोड़ी सी हाइट तक पहुंचा रहा है, पर पहुंचा तो रहा है, कुछ हाइट तक तो पहुंचा ही रहा है। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल, it is, this pressure is responsible for pushing up। देखो पुल नहीं बोला मैंने, ट्रांसपिरेशन जब पढ़ाऊंगी तो पुल पुल बोलूंगी हर जगह। फॉर पुशिंग अप वाटर कॉलम टू अ स्मॉल हाइट इन प्लांट, स्मॉल हाइट इन प्लांट, थोड़ी सी हाइट तक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ऊपर पहुंचाने के लिए। दूसरा, ये वाटर मूवमेंट में हल्का सा पुश दे रहा है, यानी इट प्रोवाइड्स, हल्का सा धक्का है ये, इट प्रोवाइड्स अ मॉडेस्ट पुश, लाइन है एनसीईआरटी की इसलिए लिखना जरूरी है, अ मॉडेस्ट पुश इन मूवमेंट ऑफ वाटर, इन मूवमेंट ऑफ वाटर, हल्का सा पुश देता है, मेजर नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट डज नॉट प्ले, इट does not play a major role in movement of water up in a tall plant। छोटे मोटे हर्बेशियस प्लांट्स में तो ठीक है,
प्रेशर का रोल रहेगा, क्योंकि वो खुद ही स्टेम छोटी है, छोटा हाइट है, तो वहाँ तक रूट प्रेशर पुश दे देता है। बट अगर टॉल प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर इसका मेजर रोल नहीं है। वहाँ पर मेजर रोल किसका होगा? मेजर रोल ट्रांसपिरेशन पुल का, जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ट्रांसपिरेशन पुल उसका होगा। बट हाँ, रोल है, मॉडेस्ट पुश देता है, स्मॉल हाइट तक 10 to 20 मीटर की हाइट तक ऊपर पानी को पहुंचाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन के कारण जो पानी फॉलो करा है अलोंग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय ऑस्मोसिस, और वो पानी जो जाइलम ऑफ रूट्स तक पहुंचा है, वहां जो रूट्स की जाइलम में प्रेशर डेवलप हुआ है, उसी को हमने रूट प्रेशर कहा है। तो ये तो इसका बहुत छोटा सा काम है, साइड काम हो गया ये तो। क्या कोई और भी रोल है जो हम कह सकते हैं कि नहीं यार ये रूट प्रेशर ये बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ इसको एक ताली मिलनी चाहिए? कोई है ऐसा काम? बिल्कुल है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इमेजिन करना जैसे ये जाइलम वेसल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा इनके आपस में भी अट्रैक्शन होता है, कोहेजन, जाइलम की वॉल के साथ भी अट्रैक्शन होता है, एडेजन, और ऊपर से पुल आ रहा है और ये ऊपर की तरफ खींचते हैं। रूट प्रेशर नीचे से धक्का दे रहा है, बहुत थोड़ा सा धक्का दे रहा है, छोटा सा धक्का दे रहा है, जोर का झटका, धीमा झटका धीमे से। क्या होता है, ये इतना टेंशन क्रिएट होता है इस ट्रांसपिरेशन से कि कई बार ये मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे से टूट अलग हो जाते हैं, भले ही कोहेजन है इनके बीच फिर भी। तो सपोज करो ये 3 मॉलिक्यूल आगे हो गए और ये ब्रेक हो गया वाटर कॉलम। अब जैसे ही ये वाटर कॉलम ब्रेक हुआ तो अब पुल का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि पुल इसको तो खींच लेगा, लेकिन इनके बीच में तो ब्रेक हो गया। यहां पर ये काम आता है। ये क्या करेगा, ये लगातार धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का देगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो ये यहां पहुंच गया, फिर से कॉलम कंटिन्यू हो गया। फिर बहुत टेंशन क्रिएट हुआ कभी, और मान लो यहां से कॉलम ब्रेक हो गया, तो नीचे से ये छोटा छोटा धक्का तो लग ही रहा है, जो लगातार ब्रेक होता है ट्रांसपिरेशन के कारण, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उस कारण से, उस कॉलम को फिर से रिकंटिन्यू कर देता है, रीएस्टैब्लिश कर देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किस में है? इसी कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रीएस्टैब्लिश करना, जो बार बार ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? ट्रांसपिरेशन के कारण से, उस पुल के कारण से, जो टेंशन क्रिएट होती है उसके कारण जो ये बार बार ब्रेक होता है। अगर भले ये छोटा सा प्रेशर है पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, अगर नीचे से कोई धक्का नहीं लग रहा होता तो वो कॉलम तो ब्रेक का ब्रेक ही रह जाता और पूरा का पूरा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो जाता, उतना वाटर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता। तो इस धक्के के कारण से वो फटाफट से फिर से कंटिन्यूअस चेन बन जाती है। तो अब जो पॉइंट लिख रही हूं वो रूट प्रेशर का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। सो द ग्रेटेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर इज, रटने की जरूरत नहीं है, टू रीएस्टैब्लिश। पहले एस्टैब्लिश हुए थे, टूट गए हैं, तो अब रीएस्टैब्लिश करना है। टू रीएस्टैब्लिश, क्या रीएस्टैब्लिश करना है? कंटिन्यूअस चेन। किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की। क्यों? क्योंकि वो अक्सर ब्रेक हो जाती है, विच ऑफन ब्रेक्स। और क्यों ब्रेक हो जाती है? ड्यू टू टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। एक भी वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन के कारण टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट होने के कारण ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की चेन है ये ब्रेक होती है, और इसी वाटर मॉलिक्यूल्स की चेन को के कंटिन्यूएशन को बार बार रीएस्टैब्लिश करना है। वो हल्का सा धक्का भी इस रीएस्टैब्लिशमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर देता है। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है ये रूट प्रेशर का। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर भी वाटर पहुंचा रहा है 10 to 20 मीटर की हाइट तक, बट ये माइनर रोल है, ये इसका मेजर रोल है। यहां पर रूट प्रेशर कंप्लीट होता है, बट एक पॉइंट इसका अभी भी बच गया। हम ये तो जानते हैं स्टूडेंट्स कि लीव से जब पानी भाप बन के वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
लेकिन कभी कभी अगर आप सुबह सुबह उठे हों तो आपने देखा होगा कि पत्तियों में, लीव्स की मार्जिन पे या टिप्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ट्रांसपिरेशन कब होता है? जब बाहर बहुत गर्मी होती है, सनलाइट होती है, ह्यूमिडिटी लेस होती है, तो पानी भाप बन के उड़ता है वाटर वेपर के फॉर्म में। मैं उस भाप की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रांसपिरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन ओस की बूंदों की बात कर रही हूँ, मैं उस ड्रॉपलेट्स की बात कर रही हूँ, वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपने कई बार पत्तों पर देखा होगा। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं, कहाँ से निकलती हैं, उसके लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि भाप बन के उड़ने के लिए तो ट्रांसपिरेशन है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्या रूट प्रेशर का उससे कोई रिश्तेदारी है, कोई कनेक्शन है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये एक पॉइंट रूट प्रेशर से रिलेटेड और हमारा बच गया नेक्स्ट क्लास, और फिर हम समझेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल। तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है कि आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जब मैंने लीफ की, डाइकॉट लीफ जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, और मोनोकॉट लीफ जिसे हम आइसोबाइलेटरल लीफ हमने कहा था, उन दोनों लीफ की एनाटॉमी को एक बार रिवाइज कर आना। देन यू आर गोइंग टू थरली एंजॉय द क्लास। सो आज की क्लास में हमने समझा सबसे पहले माइकोराइजा, फंगल और यंग रूट ऑफ प्लांट की सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप, दोस्ती, पक्की दोस्ती, फ्रेंडशिप। फिर हमने समझा सॉइल वाटर के टाइप्स, हमने समझे कि सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल की एरेजन, सॉइल की ह्यूमिडिटी और सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल में सॉल्ट्स, ये कैसे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स को अफेक्ट करते हैं। और हमने समझा कि रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर कब ज़्यादा एक्टिवेट होगा, कौन से फैक्टर्स उसे फेवर करेंगे, और उसे हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और उसका माइनर और मेजर रोल क्या है इन असेंट ऑफ वाटर। So see you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.